Judgments to all of you. Welcome to the 35th class of CA Inter Auditing and Assurance. We are doing chapter number 3 and have completed 4 essays, particularly SA-580, SA-505, SA-501 and SA-510. Now starting with SA-550. Coming to page number 3.42, meaning of related party. The name of this essay is related parties. So first of all, we are trying to understand the meaning of related parties. A party that is either फर्स्ट अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन द एप्लीकेबल FRF. फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऊपर इंडेस लगते हैं मतलब और या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं या जो भी हमारे ऊपर गैप लगता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हमारे डेफिनेशंस दे रखी हैं कि रिलेटेड पार्टी का कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, उसके अंदर रिलेटेड पार्टी ऐसे ऐसे काउंट करी जाएगी या ऐसे ऐसे हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे. तो अगर वैसे अकाउंटिंग एप्लीकेबल FRF ने दे रखा है तो हम लोग वो रिलेटेड पार्टी मानते हुए इस ऐसे के अंदर चल जाएंगे कि ये हमारी रिलेटेड पार्टी है. इसके उस हिसाब से ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स लगाने रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग जो अभी आगे दे रखे हैं, ठीक है. अगर एप्लीकेबल FRF ने कुछ भी नहीं दे रखा है कि रिलेटेड पार्टी का क्या है या फिर उस एप्लीकेबल FRF में बिल्कुल कम चीज़ें दे रखी रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग, तो फिर हम लोग ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड पार्टी का मतलब निकालेंगे कि अगर ये तीनों पॉइंट आ रहा है, 3 में से कोई भी एक आ रहा है तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी है. इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे. सेकेंड पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट, वेयर द एप्लीकेबल FRF establishes minimal or no related party requirements, then first point, a person or other entity that has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity. For example, अगर A है हमारी reporting entity जिसका ऑडिटर को ऑडिट करके देना है एंटिटी A का, तो अगर उस एंटिटी A को किसी और ने कंट्रोल कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एंटिटी B कंट्रोल्स एंटिटी A, तो एंटिटी B हमारी रिलेटेड पार्टी हो गई. इस पॉइंट का मतलब ये निकला है. सेकेंड पॉइंट, अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ कंट्रोल. कोई ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल करती है. फॉर एग्जांपल एंटिटी ए कंट्रोल्स एंटिटी सी, तो ये हमारी जो एंटिटी सी है वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी बन गई. हमारी मतलब एंटिटी ए की रिलेटेड पार्टी बन गई. थर्ड पॉइंट, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग. एक एंटिटी है फॉर एग्जांपल एंटिटी डी जिसका हमारी एंटिटी कॉमन कंट्रोल रखती है. फॉर एग्जांपल एंटिटी डी के अंदर 50% तो एंटिटी ए का कंट्रोल है और 50% एंटिटी एफ का कंट्रोल है, तो एंटिटी डी हमारी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी. अब ये कैसे हो सकता है? कॉमन कंट्रोल थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप. दो जनों ने मिलकर किसी एक एंटिटी को कॉमन कंट्रोल कर रखा है, दो जनों ने मिलकर एक जन पर कॉमन कंट्रोल ले रखा है, इसका मतलब ओनरशिप है उसकी. ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, सन एंड फादर, ये क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो गए. ये दोनों ओनर्स हैं, इन दोनों की एंटिटी अगर है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उनको रिलेटेड पार्टी एंटिटीज़ हैं. कोई ऐसा है कि कॉमन की मैनेजमेंट है दोनों का, एंटिटी ए को भी मिस्टर राम की मैनेजमेंट पर्सनल है वहाँ पर और एंटिटी बी के अंदर भी मिस्टर राम की मैनेजमेंट पर्सनल है. तो ये जो एंटिटी ए और एंटिटी बी हैं ये दोनों रिलेटेड पार्टीज़ बन जाएंगी. हाउएवर एंटिटीज़ दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट, फॉर एग्जांपल किसी मतलब हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने किसी दो एंटिटीज़ को कंट्रोल रख रखा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ONGC एंड IOC, इन दोनों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है. तो एंटिटीज़ दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट, फॉर एग्जांपल नेशनल हो या फिर रीजनल हो या फिर लोकल गवर्नमेंट का हो, आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टीज़. तो हम लोग उनको रिलेटेड पार्टीज़ नहीं मानेंगे. कब तक नहीं मानेंगे? अनलेस दे एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और शेयर रिसोर्सेज टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद वन अनदर. जब तक कि वो खुद ऐसे कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा दें जिससे उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दिख रहा हो या फिर वो आपस में कोई रिसोर्सेज को शेयर करते हो, ठीक है. ऐसा नहीं मानेंगे कि गवर्नमेंट का इन दोनों के ऊपर कंट्रोल है तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टीज बन गई. ओके. अब इसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है सॉरी. नेचर और रिलेटेड पार्टी एंड रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस एक है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर एक पॉइंट है. और यहाँ पर अपना ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके साथ अपन लोग ऐसे 550 जो इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में दिया है अलग से, जो आपको बुक प्रोवाइडेड है ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वाली, उसमें से अपन लोग 2 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट है वो. नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस कुछ भी नहीं है इस पॉइंट के अंदर, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है. RTP में 20 में पूछा जा चुका है. मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटिटी करती रहती है. इन सच सर्कमस्टांसेस दे में कैरी नो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. तो अगर नॉर्मली चलता है तो कोई इसमें ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस नहीं होते हैं. देन सिमिलर ट्रांजैक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी, इनको हम लोग अनरिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं. हाउएवर द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस में इन सम सर्कमस्टांसेस, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस हैं दे गिव हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन ट्रांजैक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज. ये कब कब हो सकता है? 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. ये ऐसे 550 से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कॉपी कर रखा है.
Related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures with a corresponding increase in the complexity of related party transactions. एंटिटी ए ने एंटिटी बी को कंट्रोल कर रखा है, फिर एंटिटी बी ने एंटिटी सी को कंट्रोल कर रखा है, सी ने डी को कर रखा है, डी ने ई को कर रखा है. ऐसे बहुत लंबी चेन बन सकती है जो कि कॉम्प्लेक्स हो. ठीक है, तो ये रिलेटेड पार्टीज़ जो होती हैं वो उससे ऑपरेट कर सकती हैं और हमारे को फिर उसके अंदर यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं. सेकंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है एंटिटी का ए का, मतलब एंटिटी जिसको ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, may be ineffective at identifying or summarizing transactions and account balances between an entity and its related parties. ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को. तो ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, जो भी हमारी टैली या फिर सैप जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर इतना बड़ा चेन को समझाना कि इसका हमारे पास इतनी होल्डिंग है, हम लोग इस पर 40% कंट्रोल रखते हैं, हम लोग इस पर 60% कंट्रोल रखते हैं. तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बिकम ineffective in these cases. Related party transactions may not be conducted under normal market terms and conditions. जो related party transactions होते हैं वो normally market transactions पे नहीं करते हैं. अगर कोई फादर अपने सन को कोई प्रॉपर्टी देगा तो उससे ये तो नहीं बोलेगा कि तुम मेरे को इसके पैसे दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में बी कंडक्टेड विद नो एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. फ्री के अंदर भी कभी कभार वो हो सकते हैं. अब यहाँ पर रिलेटेड पार्टी के केस के अंदर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो अपन लोग देखेंगे. देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. जो इंडेक्स रहता है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है या फिर जो एंटिटी पे ऊपर जनरल गैप लग रहा है, उसके अंदर इसके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर कैसे करना है वो पूरा फिक्स रहता है. फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस टू इनेबल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, द ऑडिटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स. अब जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए रिलेटेड पार्टीज़ को, असेस कर पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो हो सकती हैं अराइजिंग फ्रॉम द एंटिटीज़ फेल्योर. एंटिटी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को पकड़ नहीं पाई, फेल्योर टू अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस एंड और बैलेंसेज. पकड़ तो लिया उसने लेकिन उसको अकाउंट फॉर नहीं कर पाई कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का हमारे को डिस्क्लोजर देना चाहिए था या फिर कुछ और करना चाहिए था. तो ऑडिटर को यहाँ पर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस सफिशिएंट टू बी एबल टू कंक्लूड. ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. जैसे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के इंटरनल कंट्रोल्स के असेसमेंट करता है, वैसे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की भी वो अंडरस्टैंडिंग लेगा, डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेगा ताकि वो कंक्लूड कर पाए कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय दोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस जिनके लिए to achieve true and fair presentation or they are not misleading. मतलब financial statements are not misleading for compliance frameworks. In addition, an understanding of the entities related party relationships and transactions is relevant. ऑडिटर के लिए अंडरस्टैंडिंग एक और वजह से रेलेवेंट हो जाती है टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट एज रिक्वायर्ड बाय SA-240. इसके लिए अपना पूरा एक सेपरेट चैप्टर है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड. तो अपन लोग उसको वहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे SA-240 को. यहाँ पर ऐसा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के साथ कुछ हो रहा है, एंटिटी कुछ कर रही है रिलेटेड पार्टीज़ के साथ, तो यहाँ पर ऑडिटर के दिमाग में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वजह से कुछ हो जाना चाहिए, उसके दिमाग में अलर्टनेस आ जानी चाहिए कि SA-240 के हिसाब से कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे. दिस इज बिकॉज fraud may be more easily committed through related parties. Okay. Owing to the inherent limitations of audit. लास्ट पैराग्राफ है ऐसे का. फिर अपन लोग अपने SA-550 जो इंस्टीट्यूट ने ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में दिया है वहाँ से उसको 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे. Owing to the inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatements of the financial statements may not be detected even though the audit is properly planned. कुछ inherent limitations audit की होती है, उससे कुछ ऐसी unavoidable risks रहती हैं कि ऑडिटर कुछ related party relationships को या transactions को डिटेक्ट नहीं कर पाए even though उसने ऑडिट तो बिल्कुल ढंग से प्लान करी हो और परफॉर्म करी है in accordance with the SAs. In the context of related parties, the potential effect of inherent limitations on the auditor's ability to detect material misstatements are greater. For such reasons as the following. पहला, मैनेजमेंट में भी अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट को ही पता नहीं हो कि कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हुई हैं या नहीं हुई हैं. सेकंड पॉइंट ऐसा हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कल्यूजन, कंसीलमेंट या फिर मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट उनको खुद छुपा रहा है, ठीक है, या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ऑडिटर को कि हाँ हमारे पास कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स या ट्रांजेक्शन है ही नहीं. लास्ट पैरा. Planning and performing the audit with professional skepticism as required by SA-200 is therefore particularly important in this context. किस कॉन्टेक्स्ट में? रिलेटेड पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, गिवन द पोटेंशियल फॉर अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शंस ऑडिटर की नज़रों से बच जाएँ.
ठीक है, अनडिस्क्लोज रह जाएँ। द रिक्वायरमेंट्स इन दिस एसे आर डिजाइन टू असिस्ट द ऑडिटर। जो इस एसे के अंदर रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं, अपने स्टडी मैट में इतना डिटेल में नहीं है ये, ऐसे से हम लोग पढ़ेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट्स है इस ऐसे के अंदर आर डिज़ाइन टू असिस्ट द ऑडिटर, हेल्प करें ऑडिटर को इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड इन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क। यहाँ पर अपना ये खत्म होता है। अब एक ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर दे रखा है, इसको अपन लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन लोग उस SA-550 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वहाँ पर कवर चलते हैं। ये आपके ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वाली बुक के अंदर SA-550 दे रखा है। आप अपनी ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वाली बुक खोल लीजिए, रिलेटेड पार्टीज़ के नाम से आपको ये ऐसे मिल जाएगा। इसमें आप लोग पेज नंबर 8 पर आ जाइए डायरेक्ट, या जो आपके बुक में पेज नंबर हो। पहला पॉइंट क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड पार्टीज़, ऑडिटर जब अपनी ऑडिट कर रहा था, ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा था, तो उसको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टीज़ मिलती हैं या फिर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस मिलते हैं जो कि मैनेजमेंट ने प्रीवियसली आइडेंटिफाइड नहीं किए थे। मैनेजमेंट उनको पकड़ नहीं पाया था, या फिर मैनेजमेंट ने ऑडिटर से छुपाए थे, या फिर मैनेजमेंट ने उनको डिस्क्लोज नहीं करा था टू द ऑडिटर। तो अब ऑडिटर को यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, वो ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ढंग से कीजिएगा इसको। पहला, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करेगा, इंस्टेंटली कम्युनिकेट करेगा द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। जो उसकी एंगेजमेंट टीम के अंदर अदर मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करेगा कि देखो ये एक रिलेटेड पार्टी नहीं पकड़ने में आई है ऑडिटर को। ऑडिटर ही अपनी एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेगा। सेकंड पॉइंट, वेयर द एप्लीकेबल FRF एस्टेब्लिशेस रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स। 2 केसेस पढ़े थे कि एप्लीकेबल FRF रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये वाला केस है जब एप्लीकेबल FRF रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड फॉर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, अपन लोग रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज फॉर द ऑडिटर्स फर्दर इवैल्यूएशन। कि मैनेजमेंट तुम हमारे को सारे ट्रांजैक्शन जो इस रिलेटेड पार्टी से, जो हमने अभी नई आइडेंटिफाई करी है उससे हुए थे, उससे आप हमारे को सारे ट्रांजैक्शंस बताओ कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपने करे हैं। एंड इंक्वायर करेगा एज टू वाई द एंटिटीज कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस फेल्ड टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन। हम लोग एंटिटी से पूछेंगे कि जो आपके कंट्रोल्स आपने रिलेटेड पार्टीज़ के लिए बना रखे थे वो फेल कैसे हो गए, इनको पकड़ने के अंदर, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए वो फेल कैसे हो गए। थर्ड पॉइंट, परफॉर्म्स अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू सच न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज। और परफॉर्म करेंगे अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, रिकंसिडर करेंगे रिस्क को दैट अदर रिलेटेड पार्टीज और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एग्जिस्ट दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज एंड परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब हम लोग वापस से अपनी रिस्क एनालिसिस करेंगे कि और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं छुपे हुए रह गए हमारी बुक्स के अंदर, या फिर कोई और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो नहीं रह गया है जो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं कराओ या डिस्क्लोज नहीं कराओ। लास्ट पॉइंट, इफ़ द नॉन डिस्क्लोजर और मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, ऑडिटर को अगर वो इंटेंशनल लगता है तो ऐसे 240 के अंदर चल जाएंगे, अभी अपन ने पढ़ा था। एंड देयरफॉर इंडिकेटिव ऑफ अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट। तो फिर ऑडिटर यहाँ पे इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशंस। ये पॉइंट नंबर था आपका 22, ठीक है। अब आप लोग आइए पेज नंबर 19 पे ऐसे के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दैट द ऑडिटर में इंस्पेक्ट फॉर रिव्यूइंग द फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टीज़। तो आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ड्यूरिंग द ऑडिटर में इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दैट में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो वो क्या क्या रिकॉर्ड्स होंगे जो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा। पहला होता है एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न्स। अपन लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर सब्सिडी से हमारे को कितना प्रॉफिट आ रहा है, एसोसिएट से कितना आ रहा है, सब पूरा मर्ज करके दिखाते हैं, तो वो हम लोग वहाँ से चेक कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर लिस्टेड एंटिटीज़ हैं तो सेबी के केस में सेबी एंटिटीज से इन्फॉर्मेशन मांगती है कि आपकी रिलेटेड पार्टीज़ कौन कौन सी है, वो आप हमारे को बताओ। थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डर के रजिस्टर से हम लोग देख सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एंटिटी के प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कौन कौन है, वो भी हमारे रिलेटेड पार्टीज़ बन जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे आ रहा है मैनेजमेंट और TCWG के अंदर, तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी के कारण तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन्वेस्टमेंट्स एंड दोज ऑफ इट्स पेंशन प्लान्स। एंटिटी ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं उसने 60% से ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्ट करके उसको अपनी सब्सिडरी एसोसिएट या होल्डिंग जो भी मतलब बनता है उसको अपना बना तो नहीं लिया है।
कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करेगा, एग्रीमेंट्स को चेक करेगा ऑडिटर विद की मैनेजमेंट और TCWG, ठीक है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करेगा और एग्रीमेंट्स को चेक करेगा नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंटिटी के और कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता था, फिर भी एंटिटी ने उसको करा है, तो क्यों कराया वो उसकी डिटेलिंग चेक करेगा, तो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा वो। स्पेसिफिक इन्वॉइसेस एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर्स, एंटिटी के जो मतलब लीगल, जिस एंटिटी के ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसके जो लीगल एडवाइजर से या फिर प्रोफेशनल एडवाइजर से कोई स्पेसिफिक इन्वॉइसेस आ रहे हैं कि आप पेमेंट करो, तो ये ऐसा हो सकता है कि एंटिटी ने छुपाने के लिए इनसे कुछ डीलिंग करी हो, कुछ इनसे राय मांगी हो, ऐसा हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय द एंटिटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज किन के नाम से एंटिटी ले रही है, वो रिलेटेड पार्टीज होंगे, हमारे लिए की मैनेजमेंट होंगे, तभी तो हम उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने रीनेगोशिएट करा है, कुछ उनकी टर्म्स में चेंजेस करे हैं, तो उनको भी ऑडिटर चेक करेगा ढंग से। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द एंटिटीज फाइलिंग्स विद द सिक्योरिटीज रेगुलेटर, एग्जांपल अगर प्रॉस्पेक्टस एंटिटी इशू कर रही है सेबी को, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है जिसको भी दे रही है वो, तो वहाँ पे भी उन डॉक्यूमेंट्स को भी ऑडिटर चेक करेगा। ये दो क्वेश्चंस आपको बहुत ढंग से याद करने हैं। ये जो क्वेश्चन था ये A22 है, ऊपर वाला 22 था और ये A22 है, ये दोनों आपको बहुत ढंग से याद कर लें। अब अपन लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर भी इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं ताकि ये क्लास अपनी 20 मिनट की आराम से हो जाएगी। अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 3.44 पर आ जाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। See friends, if you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the videos, then you can post them in the comment box and we will try to solve your issues. Like this video and subscribe the channel and press the bell icon also, so as to receive the notifications of our new videos. So starting with the concept of true and fair. The concept of true and fair is a fundamental concept in auditing. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग का। द फ्रेज ट्रू एंड फेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट सिग्निफाइज दैट, ये सिग्निफाई करता है ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज टू वेदर द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी एज असरटेन्ड बाय हिम, जो कि उसने चेक करे हैं इन द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट आर ट्रूली एंड फेयरली रिप्रेजेंटेड इन द अकाउंट्स अंडर ऑडिट। वो ट्रूली और फेयरली रिप्रेजेंट किए गए हैं, फैक्ट्स एंड जो भी इशूज़ हैं वो सारे ढंग से रिपोर्ट हैं, सारे डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। दिस रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर शुड एग्जामिन द अकाउंट्स विद अ व्यू टू वेरीफाई दैट ऑल असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस आर स्टेटेड एज अमाउंट्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज विच आर रेलिवेंट एंड नो मटीरियल अमाउंट, आइटम और ट्रांजेक्शन हैज़ बीन ओमिटेड। कोई मटीरियल ट्रांजेक्शन कोई मिस नहीं हुआ है और जो असेट्स थी सारी की सारी, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, वो उन्हीं अमाउंट्स में रिकॉर्डेड हैं जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से या फिर एप्लीकेबल FRF के हिसाब से रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे। SA-700 का इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक लिंक दिया है, SA-700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको अपन ने चैप्टर नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर कवर करा था। रिक्वायर करता है ऑडिटर को टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन एन इवेल्युएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन्ड। ऑडिट एविडेंसेज से जो वो इवेल्युएट करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा उसके बेसिस पर एक ओपिनियन दे रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेस करे क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। एक रिटन रिपोर्ट के अंदर वो अपना ओपिनियन दे दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द बेसिस फॉर ओपिनियन, और किस बेसिस पर उसने वो अपना ओपिनियन दिया है वो भी उस रिपोर्ट के अंदर वो लिख कर दे। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेपल्ड हैं, दे प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स or given true and fair view of the financial position of the company as at 31st December 2001 or 31st March 2001 या 2021 and of its financial performance and its cash flows for the year has then ended in accordance with the accounting standards। अब ये जो क्वेश्चन था या May 18 के अंदर एक बार पूछा जा चुका है, आपके अटेम्प्ट में भी पूछा जा सकता है जुलाई/अगस्त 2020 के अंदर, या फिर नवंबर वाले स्टूडेंट्स देख रहे हो तो उनके लिए भी पूछा जा सकता है ये। व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज़ अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट। क्या ट्रू एंड फेयर है और क्या नहीं है ट्रू एंड फेयर, ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है इन द particular circumstances of a case in more specific terms to ensure true and fair view an auditor has to see। ऑडिटर को अगर पूरा स्पेसिफिक टर्म्स में ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू देखना है तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगा, ये आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सातों आपको याद करने हैं। पहला पॉइंट दैट
the assets are neither undervalued nor overvalued according to the applicable accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो असेट्स हैं ना तो वो अंडरवैल्यूड हो, उनकी कम रिपोर्टिंग हो, और ना ही वो ओवरवैल्यूड हो. हमने 5 लाख के इन्वेस्टमेंट्स को 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, ये गलत बात है. नो मटीरियल असेट इज ओमिटेड, कोई असेट ओमिट नहीं हो, छुपाई नहीं गई हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई नहीं गई हो. द चार्ज इफ़ एनी ऑन असेट्स आर डिस्क्लोज, अगर हम लोगों ने कोई असेट्स को लोन पे खरीदा है तो उनका जो चार्ज है वो हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है. Material liabilities should not be omitted. Profit and loss and balance sheet discloses all the matters required to be disclosed. जो उनके अंदर डिस्क्लोज किया जाना चाहिए था वो सब डिस्क्लोजर हमने दिए हों. अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एंटिटी ने और जो मैनेजमेंट ने जिनने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उनको कंसिस्टेंटली फॉलो कराओ. ऑल अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. ओके, तो यहाँ पर अपना ये ट्रू एंड फेयर वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है. अगली वीडियो से अपन लोग ऐसे 560 को कंप्लीट करेंगे, ऑडिटर एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट्स. ठीक है फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो एज टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर न्यू वीडियोस. स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड. यहाँ तक अपन ने बहुत सारी एसेज कवर हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 एसेज बच रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, SA 560 और 570. तो अपन लोग उनको 2 क्लासेस के अंदर कवर कर देंगे. ओके, बाय बाय.